नमस्ते बच्चों, मैं हूं नमन देवांगन सर। आज के इस स्पेशल वन शॉट एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, संघवाद यानी फेडरलिज्म। ये सिर्फ एग्जाम्स के लिए ही नहीं बल्कि हमारा देश असल में काम कैसे करता है ये समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए, अपनी एनर्जी एकदम हाई रखिए और चलिए इस कॉन्सेप्ट को आज क्रिस्टल क्लियर करते हैं। आज की हमारी इस मास्टर क्लास का रोड मैप एकदम सिंपल है। स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि संघवाद क्या है, फिर इसके दो अलग अलग रास्तों को देखेंगे। इसके बाद भारत की 3 सूचियों यानी लिस्ट्स की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि प्रैक्टिकली ये कैसे काम करता है, और लास्ट में सत्ता के विकेंद्रीकरण को समझेंगे। बस ये 5 स्टेप्स और एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपको अटका नहीं पाएगा। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, संघवाद क्या है? सत्ता की साझेदारी का कॉन्सेप्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि शक्तियों का बंटवारा आखिर जरूरी क्यों है? इसे ना एक जॉइंट फैमिली के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे घर में बड़े फैसले दादाजी लेते हैं, लेकिन हर बेटे का अपने कमरे और बच्चों से जुड़े फैसलों पर पूरा हक होता है। सही कहा ना? अगर सारी पावर सिर्फ एक इंसान के पास आ जाए तो घर में सब खुश नहीं रह सकते। सबको साथ लेकर चलने के लिए पावर्स शेयर करनी पड़ती हैं। पॉलिटिक्स में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। संघवाद या फेडरलिज्म सरकार का एक ऐसा सिस्टम है जहां पावर एक सेंट्रल अथॉरिटी और देश की अलग-अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच बटी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ गवर्नमेंट के 2 लेवल्स होते हैं। एक है हमारी सेंट्रल या नेशनल गवर्नमेंट जो पूरे देश के बड़े मुद्दों को देखती है, और दूसरी है हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स जो अपने अपने राज्यों का रोजमर्रा का काम संभालती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये दोनों लेवल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर अपने अपने अधिकारों का यूज करते हैं। अब यहाँ जो सबसे बड़ा डिफरेंस हमें समझना है वो है यूनिटरी और फेडरल सिस्टम के बीच का फर्क। यूनिटरी यानी एकात्मक प्रणाली में सेंट्रल गवर्नमेंट ही बॉस होती है। या तो सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होगी या बाकी सारी यूनिट्स पूरी तरह उसके अंडर काम करेंगी। वहाँ सेंटर सीधे स्टेट को ऑर्डर दे सकता है। लेकिन भाई, हमारे फेडरल सिस्टम में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को मनमाने ऑर्डर्स नहीं दे सकती। स्टेट्स के पास अपनी खुद की पावर्स होती हैं और वो अपने कामों के लिए सेंटर को जवाबदेह नहीं होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। संघवाद की ये पहले 4 मेन फीचर्स आपको बिल्कुल टिप्स पर याद होने चाहिए। पहला, सरकार हमेशा 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स में होगी। दूसरा, भले ही दोनों सरकारें एक ही जनता पर रूल करती हों, लेकिन कानून बनाने और टैक्स वसूलने का उनका अपना अलग-अलग जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र होता है। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन खुद हर लेवल की पावर की पूरी गारंटी देता है। और चौथा और सबसे जरूरी पॉइंट, कोई भी एक गवर्नमेंट अकेले संविधान के बेसिक रूल्स को चेंज नहीं कर सकती। दोनों लेवल्स की रजामंदी एकदम मस्ट है। चलिए अब बाकी की 3 विशेषताएं भी देख लेते हैं। मान लीजिए कभी सेंटर और स्टेट के बीच पावर्स को लेकर कोई झगड़ा हो जाए तो क्या होगा? ऐसे में हमारी अदालतें यानी कोर्ट्स एक अंपायर की तरह बीच में आती हैं और फैसला सुनाती हैं। इसके अलावा पैसों के मामले में भी सब क्लियर है। हर लेवल की फाइनेंशियल आज़ादी बनाए रखने के लिए टैक्स और कमाई के सोर्सेज संविधान में साफ साफ लिख दिए गए हैं। और फाइनली इस पूरे फेडरल सिस्टम के 2 ही मेन गोल्स होते हैं, देश की राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना और साथ ही हमारे अलग अलग रीजन्स की डाइवर्सिटी की पूरी रिस्पेक्ट करना। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ। नंबर 2, संघवाद के 2 रास्ते, कमिंग टुगेदर वर्सेस होल्डिंग टुगेदर। अब देखिए, दुनिया भर में फेडरलिज्म एक ही तरीके से नहीं बना है। इसे एक स्पोर्ट्स टीम बनाने की तरह सोचिए। जैसे अलग अलग तरीकों से टीम बनती है ना, वैसे ही देशों के एकजुट होने के भी 2 मेन तरीके होते हैं, साथ आना और एक साथ रखना। इस टेबल से ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पहला रास्ता है कमिंग टुगेदर यानी साथ आना। इसमें अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स अपनी मर्जी से साथ आकर एक बड़ा देश बनाते हैं ताकि वो ज्यादा सेफ फील कर सकें। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ सारे स्टेट्स बहुत पावरफुल होते हैं। दूसरा रास्ता है होल्डिंग टुगेदर यानी एक साथ रखना। इसमें एक बहुत बड़ा देश अपनी विशालता और डाइवर्सिटी को अच्छे से मैनेज करने के लिए पावर्स को सेंटर और स्टेट्स के बीच बांट देता है। हमारा प्यारा भारत, स्पेन और बेल्जियम इसके क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। बस एक बात याद रखिएगा, होल्डिंग टुगेदर वाले सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट अक्सर स्टेट्स के मुकाबले थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग होती है। अब तक हमने दुनिया भर की बात की, लेकिन अब अपना पूरा फोकस इंडिया पर शिफ्ट करते हैं। सेक्शन 3, भारतीय संदर्भ। 3 सूचियां। आखिर वो क्या चीज है जो भारत को एक फेडरल कंट्री बनाती है?
इसका सीधा सा जवाब है हमारे संविधान में लिखा शक्तियों का बंटवारा। चलिए देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कानून बनाने की इन ताकतों को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये रही वो 3 लिस्ट जो हमारे संविधान ने हमें दी हैं। पहली है यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची। इसमें देश के बड़े मुद्दे आते हैं जैसे नेशनल डिफेंस, बैंकिंग और फॉरेन अफेयर्स। इन पर कानून बनाने का हक सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। दूसरी है स्टेट लिस्ट। इसमें आपके शहर की पुलिस, एग्रीकल्चर और ट्रेड जैसे लोकल मुद्दे आते हैं जिन पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही फैसले लेती है। और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। इसमें एजुकेशन और मैरिज जैसे वो टॉपिक्स हैं जिनमें दोनों का इंटरेस्ट होता है। लेकिन हाँ, अगर कभी इस लिस्ट के किसी टॉपिक पर सेंटर और स्टेट में बहस हो जाए तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ही मानी जाती है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर, जब 1950 में संविधान बना था तब ये कंप्यूटर, आईटी या सॉफ्टवेयर जैसी चीजें तो थी ही नहीं, तो ऐसे नए टॉपिक्स का क्या होता है? भाई, इसका सोल्यूशन भी बहुत स्मार्टली निकाला गया है। जो भी ऐसे नए विषय हैं जो किसी भी लिस्ट में नहीं आते, उन्हें रेजिडुअरी यानी अवशिष्ट विषय कहते हैं, और ये सारे नए टॉपिक्स ऑटोमेटिकली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। है ना कमाल का सिस्टम? चलिए अब आते हैं चौथे सेक्शन पर। नंबर 4, व्यवहार में संघवाद, नियमों से परे। देखिए, सिर्फ किताब में या रूल बुक में नियम लिख देने से कोई भी देश सक्सेसफुल नहीं हो जाता। इंडिया में फेडरलिज्म की असली सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ग्राउंड लेवल पर कैसे काम करती हैं और हमारे लीडर्स इन पावर्स को कैसे यूज करते हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो भारतीय संघवाद को 3 बहुत बड़े इम्तिहानों से गुजरना पड़ा है। इस स्लाइड पर आपको वो 3 मेजर माइलस्टोन्स दिख रहे हैं जिन्होंने 1947 से लेकर आज तक हमारे सिस्टम को शेप दिया है। पहला, भाषाई राज्य बनाना। दूसरा, एक बैलेंस्ड लैंग्वेज पॉलिसी अपनाना। और तीसरा, सेंटर स्टेट के रिश्तों को वक्त के साथ बेहतर बनाना। आइए इनको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये 3 पॉइंट्स आपको बहुत ध्यान से समझने हैं। आज़ादी के बाद सेम भाषा बोलने वाले लोगों को एक ही स्टेट में रखने के लिए लिंग्विस्टिक स्टेट्स यानी भाषाई राज्य बनाए गए। इससे देश टूटने के बजाय और ज्यादा जुड़ गया। दूसरा, हमारी लैंग्वेज पॉलिसी। इंडिया की कोई एक इकलौती नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ 21 और लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का दर्जा देकर प्रोटेक्ट किया गया है। और तीसरा बड़ा चेंज आया 1990 के बाद, जब कोएलिशन यानी गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ। तब बड़ी नेशनल पार्टीज को रीजनल पार्टीज की रिस्पेक्ट करनी पड़ी। इससे स्टेट्स की ऑटोनॉमी और देश की शांति दोनों बहुत स्ट्रांग हुए। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे जबरदस्त सेक्शन पर। नंबर 5, विकेंद्रीकरण यानी सत्ता को सीधे जनता के हाथों तक पहुंचाना। भाई, इंडिया कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं। हमारे कई स्टेट्स तो यूरोप के बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा बड़े हैं। इतने बड़े स्टेट्स को सिर्फ कैपिटल सिटी में बैठकर नहीं चलाया जा सकता था। हमें गवर्नमेंट के एक तीसरे लेवल की बहुत सख्त जरूरत थी। डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण का बेसिक लॉजिक बहुत ही सिंपल लेकिन सुपर इफेक्टिव है। सोचिए, दिल्ली या किसी स्टेट कैपिटल में बैठे नेताओं को कैसे पता चलेगा कि किसी दूर के गांव में सड़क टूटी है या पानी नहीं आ रहा? वहां के लोकल लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सबसे अच्छे से समझते हैं। उन्हें पता होता है कि पैसा कहां और कैसे खर्च करना है। बस इसी सोच के साथ 1992 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक हिस्टोरिक चेंज किया गया, जिसने लोकल गवर्नमेंट्स को एक नई पावर दी। 1992 का ये अमेंडमेंट आपके एग्जाम्स के लिए एकदम मस्ट नो टॉपिक है। इसमें कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए। पहला, लोकल बॉडीज के लिए हर 5 साल में इलेक्शन कराना एकदम कंपलसरी हो गया। दूसरा, SC, ST और OBC के लिए सीट्स रिजर्व की गईं। और जो सबसे बड़ा गेम चेंजर था ना, वो ये कि टोटल सीट्स में से कम 1/3 सीट्स सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गईं। इससे ग्रासरूट लेवल पर विमेन एम्पावरमेंट हुआ। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए ये भी जरूरी कर दिया गया कि वो लोकल बॉडीज को फंड्स और पावर्स देंगी। इस हिस्टोरिक कदम ने डेमोक्रेसी के जिस बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट को जन्म दिया, उसका पूरा स्ट्रक्चर आप इस पिरामिड में देख सकते हैं। ये रूरल और अर्बन एरियाज में लोकल डेमोक्रेसी का सेटअप है, जिसे हम पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी के नाम से जानते हैं। चलिए सबसे पहले इसके रूरल यानी ग्रामीण स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। गांव में ये पूरा सिस्टम 3 लेवल्स में काम करता है। सबसे बेसिक लेवल पर होती है ग्राम पंचायत, जो एक गांव या कुछ गांवों के ग्रुप के लिए काम करती है, और इसके हेड को हम सरपंच कहते हैं।
जब ऐसी कई सारी पंचायतें आपस में जुड़ जाती हैं तो ब्लॉक लेवल पर बनती है पंचायत समिति। और फिर जब एक पूरे जिले की सारी पंचायत समितियों को मिला दिया जाता है तो सबसे ऊपर बनती है जिला परिषद, जिसमें उस एरिया के एमएलए और एमपी भी शामिल होते हैं। एक तरह से ये पूरे डिस्ट्रिक्ट की काउंसिल होती है। अब जैसे गांवों में पंचायती राज है, बिल्कुल वैसे ही शहरों के लिए भी एक सेटअप है, बस नाम का फर्क है। जो छोटे शहर या टाउन्स होते हैं वहां नगर पालिकाएं काम करती हैं, जिनके हेड को चेयरपर्सन कहते हैं। वहीं जो बड़े बड़े शहर या मेट्रो सिटीज होती हैं वहां का सारा काम नगर निगम यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन संभालती हैं, और इसके सबसे बड़े ऑफिसर को मेयर कहा जाता है। तो बच्चों, इसी के साथ संघवाद का हमारा ये वन शॉट एक्सप्लेनर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इतने डीप टॉपिक पर पूरे टाइम फोकस बनाए रखने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। मुझे पूरी उम्मीद है कि फेडरलिज्म की बेसिक डेफिनेशन से लेकर ग्राम पंचायत के स्ट्रक्चर तक का पूरा सफर आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अपने एग्जाम्स के लिए इन सारे पॉइंट्स को जरूर रिवाइज करते रहिएगा। अब जाने से पहले सोचने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। हमने अपनी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ लिया कि डेमोक्रेसी की असली स्पिरिट शक्तियों का बंटवारा है। तो जरा सोचिए, आज एक आम नागरिक होने के नाते आप और हम इस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का यूज करके अपने ही आस पड़ोस की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि यही तो असली एजुकेशन है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।